स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि गिलफर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया या बुद्धि का एक मॉडल विकसित किया। इस मॉडल के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि बुद्धि की 3 विमाएं हैं, ये 3 डायमेंशंस हैं। वो 3 डायमेंशंस के आधार पर हम बुद्धि का एक पूरा मॉडल विकसित कर सकते हैं, जो उन्होंने विकसित किया भी है। अब ये जो 3 विमाएं वो बताते हैं, जैसा हमने अभी बताया कि उनके द्वारा बताई गई 3 विमाएं कौन सी हैं। पहला है कंटेंट, दूसरा है ऑपरेशंस और तीसरा है प्रोडक्ट। कंटेंट के बारे में वो ये कहते हैं कि कंटेंट का अर्थ होता है विषय वस्तु, यानी कोई भी वो उद्दीपक या वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, जिसके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन करते हैं, वो विषय वस्तु होता है। दूसरा जो डायमेंशन है वो ये कहते हैं कि दूसरा डायमेंशन है ऑपरेशंस का। ऑपरेशन का सिंपल अर्थ है प्रक्रिया, या जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं इंग्लिश में सीधा सा। प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई उद्दीपक हमारे सामने आता है या वातावरण में कोई बदलाव होता है या हमें कोई कार्य करना होता है, तो उस समय हमारे अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर कई तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो वो ऑपरेशंस कौन से हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि ये दूसरा डायमेंशन है हमारे इंटेलेक्ट का या हमारी बुद्धि का। और तीसरा डायमेंशन को कहते हैं कि परिणाम या प्रोडक्ट का डायमेंशन है। प्रोडक्ट का अर्थ है कि जब कोई विषय वस्तु सामने आई, उस हिसाब से हमने हमारे अंदर कुछ ऑपरेशन चले, हमारे अंदर कुछ प्रोसेस चले, और उस ऑपरेशन के हिसाब से कुछ परिणाम सामने आएगा जो हमारे रिएक्शन के रूप में होगा, यानी हम कुछ कार्य करेंगे, कोई प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये एक पूरा जो मॉडल है वो विकसित होता है। 3 डायमेंशंस इसके हैं, जिसमें से पहला डायमेंशन है हमारा कंटेंट, दूसरा डायमेंशन है हमारा ऑपरेशन और तीसरा डायमेंशन है प्रोडक्ट। अब कंटेंट के बारे में वो ये कहते हैं कि कंटेंट कई प्रकार के होते हैं और कंटेंट को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। ये मैं क्लियर कर दूं कि पहले जब शुरुआत में गिलफर्ड का मॉडल आया था तो इन्होंने 4 कंटेंट्स बताए थे शुरुआत में, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक और बिहेवियरल। ये सिमेंटिक जो था वो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया, आगे स्टडीज की, इंटेलेक्ट के ऊपर, इन्होंने बुद्धि के ऊपर बहुत काम किया है, तो फिर उन्होंने एक इसमें जो ये फैक्टर है और जोड़ दिया। तो अब इस समय इसके अंतर्गत 5 प्रकार की विषय वस्तु या 5 कंटेंट माने जाते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। तो ये 5 हो गए कंटेंट। अब इन 5 कंटेंट के हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की प्रक्रियाएं चल सकती हैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहला है कॉग्निशन, दूसरा मेमोरी, तीसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग, चौथा डाइवर्जेंट थिंकिंग और 5वां इवैल्यूएशन। अभी हम इन सब की चर्चा करेंगे क्या है। तो 5 प्रकार के ऑपरेशंस हो गए और इन 5 प्रकार के ऑपरेशन के हिसाब से 6 प्रकार के प्रोडक्ट यानी 6 प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। वो कौन से हैं? यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। ठीक, ये 6 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं कि कंटेंट क्या है, या ये जो 5 तरह के कंटेंट हैं क्या है। पहला है विजुअल। विजुअल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं। विजुअल चीज क्या होती है? जो दृश्य होती है, यानी जिसको देखा जा सकता है। तो आपके सामने कोई उद्दीपक अगर ऐसा आए जिसको हम देख सकते हैं, जैसे ये टेबल है, चेयर है, या तुमको हम देख पा रहे हैं, फैन है, जिन भी चीजों को हम अपनी आंखों के द्वारा समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी विषय वस्तु क्या है? विजुअल है। तो ये ब्लैक बोर्ड पे तुम देख रहे हो डायग्राम बना हुआ, तो ये किस तरह का उद्दीपक है तुम्हारे लिए? विजुअल है, क्योंकि तुम इसको देख सकते हो। ठीक, दूसरा जो कंटेंट है वो है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडिशन, सुनाई देना। ठीक, तो ऑडिटरी वो चीजें जिनको हम सुन सकते हैं, जैसे कोई आवाज, जैसे मेरी आवाज तुम सुन रहे हो, घंटी की आवाज होगी, बहुत सारी तरह की आवाजें हैं जो आपको सुनाई देती हैं। तो जो चीजें हम सुन सकते हैं वो किस तरह की विषय वस्तु है? ऑडिटरी। तीसरा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल, यानी जो चीजें चिन्हों के रूप में होती हैं। जैसे कि चिन्ह के रूप में हम आपको एक वो दिखाएं उद्दीपक, ये क्या है? चिन्ह है ना, और तुमने तुरंत पहचाना कि ये धन का या प्लस का निशान है। तो ये किस तरह का विषय वस्तु थी तुम्हारे सामने? सिंबल के रूप में। सड़क पे चलते हो तो कोने पे बहुत तरह के बोर्ड लगे होते हैं ना, यू टर्न का लगा होता है, हॉर्न नहीं बजाना है, वो सब सिंबल्स होते हैं। देखो, चिन्ह होते हैं, लिखा कुछ नहीं होता है, एक चिन्ह होता है जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि आगे यू टर्न है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, यहाँ पे गति की सीमा इतनी है। ठीक, तो जब हम चिन्हों के रूप में कोई चीज हमारे सामने आती है तो वो होती है सिंबॉलिक। ठीक है। बिहेवियरल क्या होता है? बिहेवियर का मतलब व्यवहार, यानी जब व्यवहार के रूप में, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, ये व्यवहार है। ठीक है,
कभी कभी किसी को देख के हम क्या देते हैं ना, गुस्से में हो, ठीक है, तो उसकी भाव भंगिमाएं, ठीक, किसी के चलने का तरीका, किसी का काम करने का तरीका, तुम किस तरीके से लिख रहे हो, ये सारे बिहेवियर हैं, ये सारे व्यवहार हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई विषय, जैसे दूर से हम देख रहे हैं कि कोई दो लोग लड़ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन देख के हम कह देते हैं इनमें लड़ाई हो रही है, जबकि पता नहीं चल रहा है, सुन नहीं रहे हैं कि सच में लड़ रहे हैं कि नहीं। तो इनका बिहेवियर हमें बता देता है, उनका व्यवहार बताता है कि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस में सबसे सिंपल जो ऑपरेशन होता है वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। पहचान का मतलब है किसी चीज को पहचानना। जैसे हम तुमसे पूछें ये क्या है, तो तुमने इसको पहचाना, ठीक है। तो जब इस तरह की प्रक्रिया हमारे अंदर चलती है कि हम किसी चीज को पहचानते हैं या रिकॉल करते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज सेव है, हमारे अंदर है, हम जानते हैं वो क्या चीज है, और हमारा दिमाग उसको चेतना के स्तर पे लाता है, तो उसी को हम कहते हैं रिकॉल करना या फिर कॉग्निशन, पहचान करना, ठीक है। तो जब कोई हमारे सामने इनमें से कोई विषय वस्तु आएगी तो हो सकता है कि हमारे अंदर कौन सी प्रक्रिया चले, कॉग्निशन की, यानी पहचानने की, यानी उस चीज को पहचाने। दूसरी हमारी प्रक्रिया है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी का मतलब होता है याद करना, याद करना। अब तुम कहोगे रिकॉल करने में याद करने में क्या फर्क है? अंतर है समय का। रिकॉल का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे, हमने बताया था ना, चेतन स्तर, अर्ध चेतन स्तर, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारी चेतना स्तर पे ही होती हैं, जिनका हम रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनका जैसे गुजरोगे तो तुमको बहुत समय नहीं लगेगा देख के कि हाँ ये पेड़ है या यहाँ पे ये सड़क है, क्योंकि तुम इन चीजों से रोज मिल रहे हो। लेकिन मेमोरी का मतलब होता है जो चीजें थोड़ा समय पहले हो चुकी हैं, थोड़ा बीत चुका है समय, तो तब हम उनको याद करते हैं। अच्छा याद करें, अच्छा ये हुआ था, है ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है ना। तो जब जो चीजें थोड़ा समय पहले हो चुकी होती हैं और उनको हम फिर से अपनी याददाश्त में लाते हैं, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया चलती है? मेमोरी। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये हम लोग बात कर चुके हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है समेटना, किसी चीज को समेट लेना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को फैला देना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि जब हमने बात की थी पहले भी कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और उस एग्जाम्पल्स के आधार पर हम कोई नियम निकाल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि मेरे सामने कई तरह के एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने बताया था कि सोना गर्म करने पे फैल जाता है, लोहा गर्म करने पे फैल जाता है, तो मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं और मैंने उसके आधार पे एक नियम खोजा कि भाई जितनी धातुएं हैं वो गर्म करेंगे तो फैल जाएंगी। तो इस तरह से जब कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसी को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं कि जब हमने समेटा, बिखरी हुई चीजों को समेट लिया, तो इस तरह का जब चिंतन होता है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। चौथा प्रोसेस हो सकता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का, यानी हम जब अपने विचारों को फैलाते हैं, जैसे टॉर्च की रोशनी होती है ना, देखो छोटे से शुरू होती है और ऐसे फैलती है, उसी तरीके से जब हम अपने विचारों को फैलाते हैं तो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसी का उल्टा कि जब हमारे पास कुछ नियम है और उसके आधार पर हम कुछ उसका अपने डेली रूटीन में एग्जाम्पल खोज लें, है ना। तो इसी का उल्टा हो सकता है कि अगर तुमको कोई बता दे कि धातुएं गर्म करने पे फैलती हैं, तो तुम जैसे ही जो है लोहा अगर गर्म हो रहा होगा तो तुम कहोगे अरे ये पिघल जाएगा, ये फैल जाएगा, बोलोगे ना। तो यानी कि तुम्हारे पास एक नियम था, उसके आधार पर तुमने उसका उदाहरण या अपने जीवन में उदाहरण ढूंढा, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और लास्ट प्रोसेस हो सकता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में निर्णय लेना कि वो चीज अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं खरीदूंगी, है ना, या इस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो तुम निर्णय ले रहे होते हो। मुझे साइंस पढ़नी है, मुझे आर्ट्स नहीं पढ़नी है, निर्णय लिया, तो ये इवैल्यूएशन है। जब निर्णय लेते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं, तो उस चीज के अच्छाई और उस चीज की कमी दोनों के बारे में सोचते हैं कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और इसमें क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, और फिर हम एक निर्णय लेते हैं कि हाँ कि ये चीज मेरे लिए सुटेबल है, मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन। अब इसके आधार पर जो प्रोडक्ट होंगे, तुम्हारी विषय वस्तु आई, उस हिसाब से ये पांच में से कोई भी ऑपरेशन तुम्हारे अंदर चलेगा और फिर कुछ परिणाम सामने आएगा। तो ये परिणाम किस रूप में होगा? यूनिट्स के रूप में हो सकता है। यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई के रूप में। जैसे मुंडेर पे आके बैठा, कुछ तुमने देखा और तुमने कहा ये चिड़िया है, बोला ये चिड़िया है, या देखा तो कहा पतंग उड़ रही है, तो ये किस तरह का परिणाम है?
इकाई के रूप में कि ये एक चिड़िया, ठीक है, ये एक लड़की है, ठीक, या आसमान में पतंग उड़ रही है, एक के बारे में बात की, एक, ठीक। तो जब हम किसी एक चीज के रूप में हमारे सामने कोई परिणाम आता है तो वो कैसा परिणाम होता है? यूनिट के रूप में होता है। दूसरा परिणाम होता है क्लास के रूप में, क्लास यानी वर्ग के रूप में, ठीक, वर्ग के रूप में। अब क्लास का मतलब होता है कि समूह बना लेना, किसी चीज का समूह बना लेना, उस समूह में उसको रख देना। जैसे कि हम कहें कि मान लो गए हैं जू घूमने के लिए, तो वहां देख रहे हैं कि एक पिंजरे में बहुत तरह के बर्ड्स हैं, ठीक है, कबूतर भी है, मान लो तोता भी है, तो हम कहेंगे अरे ये ना चिड़ियों का बाड़ा है, चिड़ियों का पिंजरा, इसमें चिड़ियां हैं ढेर सारी। अब यहाँ तुमने समूह के बारे में बात की, ठीक है, यहाँ तुम क्लास के रूप में बात कर रहे हो कि हम कहें कि ये इस कमरे में बहुत सारे टेबल हैं, तो इन सारे टेबल्स के बारे में बात कर दी ना, एक ही नाम दिया टेबल, लेकिन समूह के बारे में बात की। तो जब हम समूह के रूप में कोई परिणाम निकालते हैं तो कैसा परिणाम है? क्लासलेस। तीसरा है रिलेशंस। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, यानी जब हम दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, कहते हैं ना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नंबर कम आएंगे, अगर बहुत तेज गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब क्या कर रहे हो तुम? संबंध स्थापित कर रहे हो कि अगर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करने और नंबर पाने के बीच में संबंध स्थापित किया, गति का और एक्सीडेंट का संबंध स्थापित किया कि अगर बहुत गति तेज होगी गाड़ी की तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। हम लोग कहते हैं ना काले बादल दिख रहे हैं, बारिश होगी। अब देखो यहाँ भी संबंध स्थापित कर रहे हो, तो इस तरह का जब परिणाम आता है तो वो कैसा परिणाम होता है? रिलेशन, संबंध के रूप में। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम यानी प्रणाली। प्रणाली का मतलब होता है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर कोई एक काम करती हैं। जब जैसे फैक्ट्री जानते हो ना, फैक्ट्रियां होती है ना, उसमें तुम देखोगे कई तरह की मशीनें होती हैं, और सारी मशीनों के बीच में से सामान गुजरता है और अंत में एक सामान बनता है। जैसे चीनी की मिल है तो देखो गन्ना उसमें से कई मशीनों में से निकलता है ना, और निकलने के बाद अंत में चीनी बनती है, यानी वो सारी मशीनें मिलके एक काम को पूरा करती हैं। तुमने अपनी साइकिल देखी होगी, उस साइकिल में देखो कितनी तरह की छोटी छोटी चेन भी है, पैडल भी है ना, हैंडल भी है, फिर चेन का एक सिस्टम है, वो सारा मिलके तुम्हारे साइकिल को आगे बढ़ाता है। तो प्रणाली का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजें जो मिलकर काम करती हैं और एक काम को पूरा करती हैं। तो जब इस तरह का कोई परिणाम हमारे सामने होता है, जब हम सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, तब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? किसी चीज का रूप बदलना। तो जैसे लड़कियां होम साइंस में करती हैं ना, उनको सिखाया भी जाता है, घरों पे भी तुमने अपने मम्मी वगैरह को भी देखा होगा कि वो कोई सामान होता है और उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पुरानी पड़ी हुई बोतलें हैं तो उससे ये बना लो, है ना, पुराने पड़ा हुआ कपड़ा है तो इसको काट के ये बन सकता है, झोला बन सकता है, इससे वॉल हैंगिंग बन सकती है, सीखते ना, पुरानी साड़ियों से, पुराने कपड़ों से पायदान बनाना सिखाया जाता है। तो क्या है, ये रूप बदल रहे हो, उसका मुख्य काम जो साड़ी का है वो अलग है, लेकिन तुमने उसका रूप बदला और उसको पायदान के रूप में बना दिया और उसका यूज किया, ठीक। तो इस तरह का जब परिणाम होगा, इस तरह का कोई काम जब करोगे तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन, रूप बदल दिया। और लास्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना, उपयोग करना। जैसे कि तुमने जो कुछ सीखा उसको तुम जाके अपने जीवन में इस्तेमाल करो, है ना। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल पहले भी हम दे चुके हैं कि हम लोग जोड़ना घटाना सीखते हैं और फिर उसके आधार पर जब हम मार्केट जाते हैं तो कहते हैं अच्छा हमने इतने पैसे दिए तो मुझे इतने वापस मिलेंगे। हमने मैथ्स में क्षेत्रफल निकालना सीखा, एरिया निकालना सीखा, फिर हमने कर लिया कि भाई मेरे घर में जो है पेंट होना है, दीवारों का इतना लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो इतना पेंट लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जो तुम ज्ञान सीख रहे हो, जो तुमने ज्ञान हासिल किया, उसका तुमने अपने जीवन में उपयोग किया। तो इस तरह का जो परिणाम आता है उसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो इस आधार पर हमारे ये कंटेंट के रूप में हमारे सामने इनमें से कोई भी चीज सामने आ सकती है, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे अंदर इनमें से कोई प्रक्रिया चलेगी और इस प्रक्रिया के आधार पर इस 6 रूपों में से कोई एक परिणाम सामने आएगा, ठीक है। तो ये पूरा बुद्धि का ये प्रोसेस है कि कंटेंट आया, कंटेंट के हिसाब से ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के हिसाब से एक परिणाम या एक प्रतिक्रिया सामने
आई। इसी को कहते हैं गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। इसको हम आम जीवन में अपने, अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि कैसे हम पूछेंगे कि तुम्हारे बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हमको बताओ कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या ऑपरेशन है और क्या परिणाम सामने आता है। इस पर आगे बात करेंगे।